कदमों को बढ़ने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं, फौज सपोर्ट कर रही है, कौन अलाउ कर रहा है उनको कदम बढ़ाने के लिए? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। गुज़श्ता 10 साल की दास्तान क्या है? अमेरिका ने हमारे साथ हर ज्यादती की, धमकियां दी, ये किया वो किया। अलग अगरचे वो धमकी उस तरीके से नहीं दी गई थी, ठीक है, वो झूठ था। परवेज़ मुशर्रफ ने झूठ बोला। रिचर्ड आर्मिटेज को, जिसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उसने कह दिया कि मैंने ये बात नहीं की थी। 5 गवाह मौजूद हैं मेरे पास, जो वहाँ 5 आदमी थे, सिर्फ जनरल महमूद नहीं था। जनरल महमूद से लेके मलिया लोधी से लेके एक डिफेंस अटैची, उसका नुमाइंदा, सेकंड मैन, 5 आदमी, किसी के सामने रिचर्ड आर्मिटेज ने वो धमकी नहीं दी थी कि वील बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। इट वाज एन अटर लाई। परवेज़ मुशर्रफ ने, कौम उस वक्त से आंसू भी बहा रही है और खून भी बहा रही है और अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 10 साल में आप मानेंगे कि कौम के साथ बहुत जुल्म हुआ? क्या हमारी फ़ौज ने हमारा दिफा किया? जो भी उनकी वजह हो, परवेज़ मुशर्रफ की वजह हो या अब ये जमहूरी हुकूमत का ना इसके अंदर, क्या हमें रिलीफ दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी आज़ादी के लिए मैं खुद और मेरा बेटा जेल में गए, जिसके पास मैं रिट लेके गया कि ये ड्रोन हमलों को कहें कि भाई स्टॉप करें। पाकिस्तान फौज की आईनी जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 245 टू डिफेंड टेरिटरीज, टेरिटोरियल वाटर्स एंड द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान। क्या इन्होंने किया? ठीक है, अगर नहीं किया, क्या पार्लियामेंट ने अपनी करारदादें जो खुद मुत्तफिका तौर पे मंजूर की, कोई अमल नहीं हुआ? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, मुत्तफिका करारदाद, कोई एक्शन नहीं। रिव्यू द पॉलिसी टुवर्ड्स अमेरिका, किया? नहीं किया। क्या हमारे किसी और सिविल सोसाइटी ने इसके ऊपर शोर मचाया? नहीं। अब हम सिविल सोसाइटी हैं, हमने सब सिविल सोसाइटी को बुलाया। आप किसको एक्यूज करें? कौन मदद कर रहा है अमेरिका के इन कदमों की? हमारी खुद आपने तो सबको कह दिया, सिविल सोसाइटी भी कर रही है, आप जुडिशरी भी कहीं कहीं छुपा हुआ कह गए। सिविल सोसाइटी देखे ना, सिविल सोसाइटी बेचारी तो मोबिलाइज होती है ना, जबकि उसके क्लैरिटी आ जाए, लेकिन जैसे अदलिया के मामले में क्लैरिटी। सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम आपने ले लिया, जी हाँ, फौज का भी नाम आपने ले लिया, आपने गवर्नमेंट का भी ले लिया, आपने, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो नहीं किसी को कर रहा। आप ये फरमाने के तमाम कहते हैं जी ISI सपोर्ट कर रही है, और जनरल हमीद गुल को शुजा पाशा बताएगा? ये क्यानी साहब बताएंगे जो मेजर थे या कैप्टन थे जिस वक्त मैं फौज के अंदर कोर कमांडर था? ये मुझे बताएंगे। मैं जानता हूं सब चीज़ों को, मेरे से क्या ढकी छुपी बात है? मैं अमेरिका को मैयर किया है पूरी तरीके से, मैं ऐसी तो नहीं हूं। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी हूँ और अपने दिल में पाकिस्तान के लिए मेरी जान 10 दफ़ा भी मिले, मुझे 1000 दफ़ा भी मिले, मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। रेमंड डेविस के केस पे मैंने शोर मचाया, मैंने कहा कि मेरे इदारे क्यों हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जिसको आज़ाद कराया इससे क्यों शुआ नोटिस नहीं लिया? कराची का खून बहा, मैंने परसों बात की, 1.5 महीना खून के नदियाँ बह गई यहाँ। 3 जमातों की सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया। वो तो दहशतगर्द नहीं है, उनको तो कोई इस जुमरे में नहीं डालता, उनको तो हक़ हुक्मरानी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बात करें ना, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इसके ऊपर नोटिस लेता, जो खुद उनकी फाइंडिंग्स है? और दूसरों को कह दिया जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये वो हैं। ये लेबल्स बाजी बंद करें। जो मुजरिम है सो मुजरिम है, जो मुजरिम। दूसरा ये कि अगर हमने उसको लेके आ गए, वो आए हैं, हमने नहीं लाए, वो खास खुद आए। जिसका दिल चाहा, जिसको पाकिस्तान से जितनी उल्फत है, उस डिफेंस काउंसिल में शिरकत, जिन्होंने जो शिरकत है, जो आ गए, जो जानिसार हैं वो आ गए। चूरी खाने वाले मजरू बाहर ही बैठेंगे तो बैठे रहे, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। पाकिस्तान इज इन द ग्रिप ऑफ ए वेरिटेबल वॉर, इनविजिबल वॉर, वी आर फाइटिंग अ वॉर। आपने जिस वॉर का जिक्र किया उस पर मैं चाहूंगा कि बलूचिस्तान भी आप समझूं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। मासा ताने का बहुत शुक्रिया हमीदुल साहब। बलूचिस्तान, मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ कहूँगा कि मुझे समझ नहीं, क्योंकि ये भी मैं नहायत पहले भी मैं एडमिट कर चुका हूँ, मैं आज तक बलूचिस्तान अलावा हब चौकी से आगे नहीं गुजरा हूँ। ठीक है, इस वक्त एक अजीब सिचुएशन है। बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि हमारी एजेंसीज मार रही, कोर्ट ने भी कह दिया जी मिसिंग पर्सनस निकाल के लेके आओ। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? हिंदुस्तान की बात हो रही है, अमेरिका अपनी सेनेट में बैठ के बात कर रहा है उसके बाद। बलूचिस्तान ना हुआ, क्या हुआ? हमारा सूबा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, क्यों है वहाँ पे टर्मोइल, और क्यों हम इस क्राइसिस में आगे, कि दुनिया अब उसकी ऐसी बातें कर रही है जैसे कश्मीर की ऑक्यूपेशन है, वैसे हमने खुदा खासा बलूचिस्तान ऑक्यूपाई किया हुआ। दोनों साइड से प्लीज मैं चाहूंगा आप जरा सा मुझे समझाएं। पहली बात हमारी साइड से भी, उनकी साइड से। पहली बात तो ये समझें कि उसकी जोग्राफिक हैसियत, यानी वो उसका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और दुनिया के सबसे बड़े ऑयल ज़खायर जो हैं सेंट्रल एशिया में, आपको बता दूं
कि आइंदा 40, 45 या 50 साल तक मिडिल ईस्ट का ऑयल जो है दुनिया की ज़रूरियात पूरे करने के लिए बमुश्किल काफ़ी होगा जी। उसके बाद जो है 150 साल के लिए आपको सेंट्रल एशिया कैस्पियन बेसिन ऑयल के ऊपर, अब दोनों की रेलेवेंस बलूचिस्तान के साथ हो जाती है, गवादर की हो जाती है, पसनी की हो जाती है, कलामत बे की हो जाती है। तो बलूचिस्तान हमेशा से तवज्जो का रहा है क्योंकि एनर्जी के हवाले से, अब सिर्फ एनर्जी के हवाले से नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिकली जबकि वार्सा पैक्ट टूट गया और सोवियत यूनियन की वो पार बिखर गई तो फिर ये जो है हब बन गया। अभी अमेरिका की नई डिफेंस पॉलिसी आई है तो आपने बताया पता है ना कि उन्होंने कहा है कि हम हब बेस्ड पॉलिसी बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, और उसमें जो हब्स हैं उसमें ये एक जो वेस्ट एशिया का हब यहाँ से कंट्रोल होता है और फिर उसके बाद वो कहते हैं एशिया पैसिफिक का हब। तो ये सारा एक नया जो एक लेआउट, हाँ लेआउट जो है उसके अंदर बलूचिस्तान की रेलेवेंस जो थी और पहले भी थी लेकिन उसके बाद ये बहुत बढ़ गई। उनको इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहिए जिससे पाकिस्तान का कंट्रोल ना हो। उनको चाहिए ऐसा इंडिपेंडेंट जो उनके जेरे असर हो या फिर पूरा पाकिस्तान ही उनके जेरे असर हो। तो क्योंकि पाकिस्तान बावजूद अपनी शनाख्त के हवाले से अपनी तख्लीक के जो जिसका मैंने जिक्र किया स्क्वायर पेग है, जो हमारी मैं भी ऐड करना चाहूँगा जो पाकिस्तानी की कोर स्पिरिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो इस हवाले से नहीं। लेकिन बलूचिस्तान में वो एक वीकनेस देखते हैं, वो वीकनेस वो क्रिएट करना चाहते थे, हमने उस फजा को मुहैया कर दिया। बैनी जैसे मशरकी पाकिस्तान में हमने ये किया। कैसे मुहैया किया? उनको इग्नोर करके, ठीक, उनको डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं की उनकी। माना कि बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट आसान काम नहीं है, छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, उनको पहुंचाने के लिए सड़क, बिजली, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आपने डेवलप की। लेकिन बहरहाल वो हमारा भाई है, हमारा बेहतरीन हिस्सा है वो। 47% ऑफ पाकिस्तान, अगरचे उसकी आबादी कम है लेकिन क्या हुआ, भले आबादी कम हो लेकिन हमें तो उनको बराबर लाना है अपने, और उनकी डेवलपमेंट चाहिए थी। अब ये हमने फ़िज़ा मुहैया कर दी। देखिए जब तक ज़मीन आप फैलो यानी जिसको कहते हैं उसमें हल चला के उसको नरम नहीं करते, उसको नमी फराहम नहीं करते तो कोई प्री निचोड़ नींबू उसमें बीज नहीं, अगर कोई बीज डालेगा तो पलेगा नहीं। तो हमने इग्नोर करके हमने वो बीज मुहैया किया। दानिस्ता या बस ना एहली में नालायकी में या दानिस्ता नहीं, दानिस्ता तो मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम धरने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि तमाम ही बलोच लीडरों ने अब जो नए हैं नहीं, मैं उनकी तरफ नहीं कहना, दानिस्ता हमने भी तो इग्नोर किया, हमसे मैं नहीं, खुदा न खासा करके बलूचिस्तान को अलग चीज़ है, लेकिन वो गवर्नमेंट जो पावर में नहीं, मतलब सदर साहब आज तक बलूचिस्तान नहीं गए, जो चीफ कमांडर इन चीफ हैं वो बलूचिस्तान नहीं गए आज तक। देखें अभी जो कुछ भी कर रही है फौज कर रही है ना जी, मैं आपको सारी इसकी दास्तान बता दूं तो बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी चल रही थी भुट्टो साहब के ज़माने। भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और उनको दबाने के लिए उन्होंने हैदराबाद ट्रिब्यूनल बना दिया। सरदार खैर बख्शमरी, अताउल्लाह मैंगल, हत्ता के अब्दुल वली ख़ान और शेरबाज मज़ारी एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो बड़े बड़े लीडर थे बिलखसूस बलूचिस्तान के, उनको जेल में ठोक दिया। हैदराबाद ट्रिब्यूनल उन्होंने कायम कर दिया। अब जब मार्शल लॉ लगा ज़ियाउल हक साहब ने, तो पहला काम ज़ियाउल हक साहब ने किया, वन ऑफ हिज फर्स्ट डीड्स, जो भी किसी ने भी एडवाइस किया, मैं तो खैर बहुत ही जूनियर था तो जिस वक्त लगा तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, तो मुझे तो पूछा नहीं गया। बाद में मेरी रेलेवेंस हो गई जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ बना, 2 कोर का ब्रिगेडियर बन गया, फिर मेरा पॉलिसी मेकर मेरे पेपर जाने लगे तो फिर कुछ बात बनी। लेकिन उस वक्त मैं देख रहा था ये सारे हालात कि बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि कोयटा में हमने स्टाफ कोर्स भी किए और वहाँ से इंस्ट्रक्टर भी रहा, तो वहाँ पे सूरत हाल ये थी कि बलूचिस्तान को ऐसे समझा जाता था कि बैकयार्ड है, कोई इसके लिए उससे पहले की बात। अच्छा, तो वहाँ पे ज़ियाउल हक साहब ने पहला काम ये किया कि ही टुक ए फ्लाइट टू हैदराबाद जेल में जाके उनके साथ लंच किया, उनको रिलीज़ किया, ट्रिब्यूनल को कैंसिल किया और उनको कहा कि आप आज़ाद हो, आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हो। खिताब भी दिया उनको कि आप सब भी इतने बड़े मुहिब वतन हैं जितना मैं हूँ। नतीजा ये निकला कि वो फरारी जो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे वो नीचे आ गए, बलूचिस्तान में बना गए। फिर जनाब सोवियत यूनियन दार आया। तो बलूचिस्तान की ये तारीख़ है कि अफ़गानिस्तान के साए में, लुई दुपरी एक बहुत बड़ा दानिश्वर है उनका, एंटी पाकिस्तान है, जिसने एक किताब लिखी बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफ़गानिस्तान।
ज़रा पढ़िए उसके अंदर, ठीक वो सारा बताते हैं कि वाई बलूचिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। और फिर वो कहते हैं सोवियत यूनियन आया, और सोवियत यूनियन के आने के बाद इंडिया भी वहाँ आ गया, और मगरबी ताकतों ने भी अपना खेल शुरू कर दिया। बलूचिस्तान वॉज अप इन टर्मोइल। आई शैल नॉट नेम 3 इम्पॉर्टेंट जर्नलिस्ट जो कि उनके साथ मिल के माओ का बैज पहन के जाया करते थे। उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, आज का आपके बहुत बड़े वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं। मैं आई विल नॉट नेम देम, मैं क्योंकि मैं पर्दे रखने वाला आदमी हूँ, और वैसे भी मेरा प्रोफेशन भी मुझे माजी में यही सिखाया कि आप डोंट रिवील दीज थिंग। तो वो उनको उनके साथ मिलके एक साथ तो मीर चाकर के नाम से पहचाने जाते थे, और वहाँ से गए जी बड़े डाई हार्ड कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट सुर्ख सवेरा आ गया, कोई तो तोरखम पे तुलू होते देख रहा था सुर्ख सवेरा, तो कोई बलूचिस्तान के अंदर उसको दंदनाते हुए देख रहा था। वो बेचारे अपने हकूक़ मांग रहे थे, वो कहाँ सुर्ख सवेरा वो देखते थे। अगर सरदार खैर बख्श मरी वो बैज पहना करते थे, तो वो भी मेरा ख्याल है कि जब मैंने उनको अफ़गानिस्तान में जाके देखा, फिर 1992 में जब मुजाहिदीन ने कब्ज़ा किया, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो भी एक दिलचस्प पहलू है, जो बातें उनके हमारे साथ हैं। जाए अपने मुल्क में, खूबसूरत मुल्क है, किधर बैठे हुए। तो फिर वापस तशरीफ़ लाए, बड़ी इज़्ज़त एहतराम से उनको लाया गया। तो बलूचिस्तान के जब भी हालात ख़राब हुए हैं हमारे, बलूचिस्तान स्ट्रेटेजिकली दुनिया को चाहिए और उसको नरम किया जा रहा है, और बलूचिस्तान चाहिए इसलिए टू रीच आउट टू सेंट्रल एशिया। लेकिन अब ये खेल अब खत्म वो होने, रेकोडिक भी निकल आया है। रेकोडिक भी निकल आया। उससे पहले आपको पता है ऑयल का भी मसला आ गया वहाँ पे, और Severely rich. कदरी ऑयल फील्ड जो है वन ऑफ द बिगेस्ट, वो उसको डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। और रेकोडिक अकेला पाकिस्तान की किस्मत जो है दुनिया के मीटर बदल सकता है, रेकोडिक बदल सकता है। आपके पास जो क्रोमाइट है, द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, रेकोडिक पाकिस्तान को ब्रुनेई बना देगा जी, आसान लफ्जों में, हाँ वो भी बना सकता है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। लेकिन अब यहाँ ये है कि वहाँ पे आके फिर इंडिया बैठ गया। 17 यूनिट्स उन्होंने इंटेलिजेंस यूनिट्स डिप्लॉय किए। मैं पहले दिन से रो रहा हूँ, 17 यूनिट्स इंडिया के। खुद अमेरिका की कांग्रेसमैन एंड विमन ने जब वो आके ऑब्जर्व किया, तो एक कांग्रेस वुमन ने बड़ी मासूमियत से कह दिया कि ये तो वीज़े देने के लिए तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे। समझ रहे हैं आप इस बात? दे आर नॉट सिटिंग देयर, हमारे स्लैप ऑन आवर बॉर्डर्स ड्यूरन लाइन के साथ, ये वीज़े देने के लिए तो नहीं नज़र आते। तो ये मतलब है कि कार्रवाई कर रहे हैं। अब हमारी हुकूमत जो है नाम भी लेती है। फाइनली क्या होने वाला है? देखिए पहली बात यह है, नींबू तो नरम कर लिया, अब इरादा क्या है इनका? नींबू नरम नहीं ना हुआ, हम भी मैदान में हैं। पाकिस्तानी कौम ऐसे जाए, ऐसे करने देती है, ये इनकी ऐसी की तैसी। हम देखेंगे कैसे होता है ये। ना तो हमारे हुक्मरान कुछ कर सकेंगे जैसे हम मैदान में, लेकिन हम तो बुला रहे हैं सबको, हम कौम को बेदार कर रहे हैं। और इसके ऊपर एकदम आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, बाबा तुम अमेरिका के साथ खड़े हो या पाकिस्तान के साथ खड़े हो, हम में मत देखो, हमारे चेहरों को मत देखो, हमें देखो हमारा कॉज क्या है, पर्पस क्या है, पैगाम क्या दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भी खुदा ना खास्ता कोई ऐप नहीं है। नहीं, हम कहते हैं कि होता है जी, सब कुछ होता है ये, लेकिन ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिसकी दाढ़ी है, जिसकी दाढ़ी है उसका चेहरा पसंद नहीं है, तो चाहे उसकी नीयत मकसद कुछ भी हो, चाहे मकसद कुछ भी हो, तो आप हमारे मकसद को देखिए। और अगर हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनको मेलो कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू, इंस्टेड ऑफ नैरो पर्पसेस पे ऊपर फाइट करने के, एक लार्जर पर्पस दे रहे हैं उनको। और जब लार्जर पर्पस मिलता है इंसान को, तो उसकी सतह सोच की बुलंद हो जाती है, उसके मकासद बुलंद हो जाते हैं। तो अगर ये है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हमने मैंने मैसेज उनको जो बताया है, उनके साथ बैठ के, जो क्योंकि मैं थोड़ा सा उनके साथ बात कर लेता हूँ, आपस में ज़रा उनको मुश्किल आती है, मेरी बात सुन लेते। मैंने ये कहा कि देखो, मुत्तहिद नहीं होगे, एक दूसरे के सामने नहीं झुकोगे, तो दुश्मन के सामने झुकना पड़ेगा कल को, सीधी सी बात। इसलिए मैंने कहा आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करो। क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात? और फिर दूसरा, कौम को मोबिलाइज कर